चलो मनाए उत्सव। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव है भारत माँ के लालों का, आज़ादी के मतवालों का, आज़ाद 75 सालों का। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से भारत अपने लोगों की सभ्यता, संस्कृति और उनके उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मना रहा है। आने वाला 25 वर्ष देश के लिए अमृत काल होगा। आज हम बात करेंगे साहित्य और संस्कृति के दर्पण में आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। ये साहित्य जगत के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक और बिहार साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपका शशि जी, मैं आभारी हूँ आपका भी और दूरदर्शन का भी। सर सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका कला और साहित्य के प्रति रुझान कब से हुआ और सृजन की शुरुआत आपने कब से की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है शशि जी आपका, और इसकी शुरुआत मैं बचपन से मानता हूँ। अब ये नहीं कह सकता कि ये कहाँ से आया मन में, जी। लेकिन मन में बचपन से रहा है और इसीलिए बाल्यकाल से ही मैंने सृजन आरंभ किया। जब मैं 4वीं-5वीं कक्षा में पढ़ता था तब से कथा लेखन आरंभ किया और फिर मैं कविताओं, गीतों के सारस्वत उत्सव से गुजरता हुआ आज आप सबके सद्भाव और आशीर्वाद से, खासतौर से अपने शुभेच्छुओं, बुज़ुर्गों, आचार्यों के आशीर्वाद से एक बहुत बड़े दायित्व को संभालता हूँ। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है, जिस पद को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, आचार्य श्री पूजन सहाय ने, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने, दिनकर ने, किन किन महारथियों का नाम लो, उन लोगों ने जिस पद को सुशोभित किया, आज ईश्वर ने मुझे वो अवसर दिया है, वो सेवा का अवसर दिया है। चेष्टा कर रहा हूँ कि साहित्य की जितनी भी हो सके हार्दिकता से मन प्राण दे करके सेवा कर सकूँ, क्योंकि साहित्य जोड़ता है। साहित्य केवल लेखन का कार्य नहीं करता, साहित्य केवल समाज को दर्पण नहीं दिखाता, ये समाज को निर्देशित भी करता है और उससे भी बड़ी बात यह करता है कि साहित्य सहित करता है, जो इसका अर्थ है सबको लेकर चलता है, सहित चलता है और सबको जोड़ता है। ये साहित्य की विशिष्टता है। सर जैसा आपने बताया कि बचपन से ही आपका रुझान साहित्य की तरफ था, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा। शुरू से ही देखने को आते हैं, कहा भी गया है कि बचपन से ही झलकते हैं वो चीज़। जब इंसान किसी पद पे जाता है और उनमें जो काबिलियत होती है उसकी नींव बचपन से ही पड़ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा और दर्शक भी जान पाए आपके बारे में ये बातें। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आज़ादी की लड़ाई में वर्तमान राजनेताओं के अलावा हमारे साहित्यकार, लेखक, इन लोगों का बहुत अहम रोल था, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने साहित्य की भूमिका के बारे में जानना चाहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में और उसके पश्चात साहित्य की क्या भूमिका रही। तो मैं गोपाल सिंह नेपाली की इन पंक्तियों से आपको उत्तर देने की चेष्टा करता हूँ कि हर क्रांति कलम से शुरू हुई, हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई,
चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई, हम कलम चलाकर त्रास बदलने वाले हैं, हम कवि हैं इतिहास बदलने वाले हैं। तो जितने भी आंदोलन हुए विश्व में, भारत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, भारत की का जो स्वतंत्रता का आंदोलन है वो तो अपने आप में एक उदाहरण है विश्व के लिए। लेकिन इसके पूर्व भी जितने भी आंदोलन हुए वैश्विक स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों में, राष्ट्रों में, उन सभी आंदोलनों में लेखक की, कवि की सबसे बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि भाव उत्पन्न करने वाला, समाज को उद्वेलित करने वाला, जागृत करने वाला वो कवि है, साहित्यकार है। और इसीलिए साहित्यकारों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यूँ तो कहने के लिए किसी एक शायर ने एक कुछ ज़्यादा ही अतिरंजित बात कह दी थी कि कहा उसने कि खूने शहीदा से भी है कीमत में कुछ सवा, फनकार की कलम की स्याही की एक बूंद। तो उसने कहते कि स्याही की एक बूंद, तो इतनी बड़ी बात कह दी। तो वह तो नहीं, लेकिन मैं इतना बस कहूँगा कि जो समाज में जो भी मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं उसकी पृष्ठभूमि में साहित्य होता है। और इसीलिए जब इस देश में, यह देश में जब एक खलबली का शिकार था, जब स्वतंत्रता के लिए सबके दिलों में कुछ सुलगने लगा था, एक अग्नि सुलग रही थी, तभी से वो राष्ट्रभक्ति गीतों का एक आंदोलन आरंभ हुआ। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हिंदी भाषा का आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन जो निर्णायक सिद्ध हुआ भारत की स्वतंत्रता में, ये दोनों आंदोलन समानांतर आरंभ हुए थे। और 1910 में अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी, और उसके 10वें वर्ष में बिहार में जब उसका अधिवेशन हुआ था, और जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आग्रह पर आयोजित हुआ था, क्योंकि देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी, महात्मा गांधी, देश के सभी बड़े नेता उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, हिंदी के आंदोलन से। तो उनके नियमित सदस्य थे राजेंद्र बाबू भी, गांधी जी भी। तो राजेंद्र बाबू के कहने पर 1919 में बिहार में उसका अधिवेशन हुआ, और उसी वर्ष बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। तो समस्त साहित्यकारों ने और उसके पूर्व के साहित्यकारों में, आप कहिएगा तो स्वतंत्रता के का जो प्रथम स्वर निकला वह उस अमर गीत से है जिसको आज हम वंदे मातरम कहते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ नाम से। उस आनंद मठ में उन्होंने यह गीत रखे थे, और मैं मानता हूँ कि इसी गीत ने भारतवासियों को उसकी अस्मिता की पहचान कराई। ये भारत क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, वस्तु है। तो राष्ट्रीयता का भाव जगाने में इस वंदे मातरम गीत ने अद्भुत योगदान दिया, और स्वतंत्रता के आंदोलन में जो प्रथम पग बढ़ाए गए थे वो उन सभी कंठों से वंदे मातरम का गीत मुखरित हुआ था। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता के आंदोलन में भी साहित्य का स्वर इस प्रकार मिला, और उसने समझ लीजिए कि ये गीत समस्त आंदोलनकारियों के लिए वो की जिह्वा पर मतलब निवास करने लगा था, और हर अवसर पर गीत गाए जाते थे। उसी प्रकार लगभग उसी काल में बिहार में एक बड़ा ही ओजस्वी गीतकार सामने प्रकट हुए, जिन्होंने एक लोक भाषा में, भोजपुरी में एक गीत लिखा। रघुवीर नारायण जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, अद्भुत कवि थे। हालांकि अंग्रेजी संस्कृत के बड़े विद्वान, अंग्रेजी की भी बहुत सारी कविताएं लिखी, जिनको अंग्रेज साहित्यकारों ने बहुत ही सम्मान दिया और श्रेष्ठ माना। उस कवि ने भोजपुरी में एक रचना की, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासे, मोरो प्राण बसे हिमखोह रे बटोहिया। ये बटोहिया नाम से एक गीत मशहूर हुआ, और इस गीत की इतना प्रभाव हुआ इस गीत का, तो समझ लीजिए कि उत्तर भारत में और विशेष तौर रूप से पूर्वांचल
बिहार और उत्तर प्रदेश आदि के भागों में। ये गीत वंदे मातरम की तरह राष्ट्रीय गीत बन गया। और जब भी कोई इस तरह के उत्सव होते थे, आयोजन होते थे, कांग्रेस की सभाएं होती थी, तो ये गीत गाए जाते। गांधी जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र बाबू इस गीत के इतने प्रशंसक थे कि जब भी गांधी यहाँ आते थे तो रघुवीर नारायण जी को आमंत्रण मिलता था, वो आते थे, वो गीत उनसे सुनते थे गांधी जी, तब आगे की बात आरंभ करते थे। तो इस तरह का प्रभाव था। और इस गीत ने बताया दुनिया को कि भारत क्या है, इसको आकर के देखो, समझने की चेष्टा करो। और फिर बाद में एक हमारे छपरा राजेंद्र कौल महाविद्यालय में प्राचार्य भी हुए थे, यहाँ थे डुमरांव के प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी। उन्होंने भी बटोहिया के तर्ज पर ही एक फिरंगिया नाम से एक गीत लिखा, और वह गीत भी उसी प्रकार से सबकी जिह्वा पर बैठ गया। और उस गीत में बटोहिया गीत से अधिक आक्रामकता थी। फिरंगिया कह करके उनको संबोधित किया था अंग्रेज़ों को, और बताने की चेष्टा की थी कि भारत क्या था, क्या हो गया और क्या बना दिया गया है इस परतंत्रता के काल में। उनकी एक पंक्ति है कि तर्ज वही है, सुंदर रस भूमि भैया के तर्ज पर, वही पूर्वी धुन में। तो कहा कि सुंदर सुधर रहे भारत, सुंदर सुधर भूमि भारत के रहे रामा, आज उहे भइल मसान रे फिरंगिया। और कहा उसमें एक बहुत ही आक्रामक पंक्ति फिर बाद में डाली कि भारत के छाती पर भारत के बच्चपन के बहता रकतवा के धार रे फिरंगिया। तो इस तरह से कहकर के उन्होंने पूरे देश को, यहाँ के बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को इस तरह से जगाया उन्हें कि खलबली उत्पन्न हो गई। अब ये गीत भी उसी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में जगह जगह गाए जाते रहे। तो इस प्रकार से कवियों साहित्यकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत ही बल दिया। सर, जैसे कि आपने कहा कि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे साहित्यकारों का बहुत ही अहम रोल है। आपने बताया बहुत ही सारे साहित्यकार और कवियों के बारे में, जैसे वंदे मातरम की रचना जिन्होंने की, तो ये तो लोगों के मतलब जहन में हमेशा रहेगा, दिल में बसा हुआ है। जैसे आपने बताया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये एक ऐसी मतलब लोगों में एक ये जगाता है कि उनके अंदर जो जोश है उसे कवियों ने, साहित्यकारों ने जगाया। तो अब ये मैं जानना चाहूँगी कि हमारे बिहार के साहित्यकार जो हैं उनके क्या योगदान रहे हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है भारतवर्ष में, वो 4 प्रमुख प्रांत हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल। अन्य प्रांतों में भी इसकी लहर दौड़ी, लेकिन इन चार प्रांतों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी सुनिश्चित कराई है स्वतंत्रता आंदोलन में और साहित्य सृजन में भी। मैंने आपको बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास आनंद मठ का जिक्र किया, रघुवीर नारायण जी के बटोहिया और मनोरंजन प्रसाद जी के फिरंगिया की बात की, बिस्मिल के उस बहुत ही मशहूर शेरों की बात करी, गज़ल की बात की, गुप्त जी के भारत भारती की बात की, माखनलाल चतुर्वेदी ने भी इसी तरह के पुष्प की अभिलाषा में अपने विचार व्यक्त किए। बिहार के साहित्यकारों की भूमिका इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि केवल गीतों में ही नहीं, इन लोगों ने कर्म में आंदोलन को उतारा। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से दूरदर्शन के बहुत ही सम्मानित दर्शकों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि 1919 में जब बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई तो उस समय बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से बिहार भर के जितने साहित्यकार थे
जितने आंदोलनकारी थे, और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जितने साहित्यकार थे उनमें से 90 से अधिक प्रतिशत में आंदोलनकारी ही थे, स्वतंत्रता आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रकार से केंद्र था। सारे स्वतंत्रता सेनानी बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में उपस्थित हुआ करते थे। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के विभिन्न जिलों में जो जितने भी अधिवेशन हुए प्रत्येक वर्ष, उन सभी अधिवेशनों में सारे के सारे जुटते थे। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं हो, बाबू श्री कृष्ण सिंह जी हों, वीरचंद पटेल हों, एक बद्री प्रसाद वर्मा जी थे जो हिंदी में इसके शिक्षा मंत्री भी हुए थे उन दिनों। तो इस प्रकार से सारे लोग उसमें सम्मिलित होते थे और आंदोलन की बात, हिंदी के प्रचार के साथ स्वतंत्रता आंदोलन की बातें होती थी। और क्योंकि अंग्रेज़ों का दबाव था, इसलिए आंदोलन से संबंधित जितनी बातें होती थी वो साहित्य सम्मेलन में हुआ करती थी। और जब यह देश 1942 में अपनी स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई लड़ रहा था, जब गांधी ने कहा करो या मरो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो उस समय सारे साहित्यकार सड़क पर थे। वो सभी लाठियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे। बेनीपुरी कई बार जेल गए, रामवरिश बेनीपुरी, वो भी सम्मेलन के अध्यक्ष थे। पंडित महाकवि रामदयाल पांडे, कितने नाम गिनाऊं, वो सारे लोग स्वतंत्रता आंदोलन से में सक्रिय रहे। और 1942 से जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ, साहित्य सम्मेलन में आंदोलन के अतिरिक्त कोई काम नहीं हुआ। साहित्य सम्मेलन एक प्रकार से बंद रहा। साहित्य सम्मेलन के सारे पदाधिकारी या तो भूमिगत थे या जेल में थे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा योगदान साहित्यकारों का रहा है। और मैं तो बराबर कहता हूँ कि किसी भी आंदोलन के पीछे साहित्यकार अवश्य होता है। जितने भी नए विचार आते हैं वो साहित्य लेकर के आता है। सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की या संसार की और कहीं नहीं है, वो सब साहित्य में धारित है। साहित्य ही संग्रहित करता है, धारण करता है सारी संस्कृति को भी। इसीलिए अगर साहित्य न हो तो हमारे पास कुछ भी बचेगा नहीं। अगर साहित्य न होता तो हमारा कोई इतिहास नहीं बचता। सर, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश विदेश हर जगह विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो मैं इस संदर्भ में चाहूँगी कि आप एक साहित्यकार हैं तो अपनी रचनाओं को हमारे दर्शकों के सामने पेश करें, वो भी सुनना चाहेंगे सर। पहले मैं भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में आपको, दूरदर्शन को और समस्त दर्शकों को बहुत ही हार्दिकता से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संपूर्ण भारतवर्ष में यह महोत्सव बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है और यह देश बहुत ही तीव्रता से उन्नति भी कर रहा है। लेकिन बहुत कुछ कार्य अभी भी शेष बचे हैं जो भारत को करना है, भारतवासियों को करना है। और मैं चाहता हूं कि ये जो भीतर में आपकी आकांक्षाएं हैं वह समाप्त नहीं हों, आकांक्षाएं जीवित रहें, आपकी तड़प जिंदा रहनी चाहिए। तो उसी पर एक शेर कहा था कभी, तड़प है कि तलब है कि जिद है बाकी, तड़प है कि तलब है कि जिद है बाकी, यह दिल भी धड़कता है कि उम्मीद है बाकी। ये उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए। और एक रोमानी शेर कह दिया कि वो जब से गए हैं दूर देकर दीद हमें, तब से इन आँखों में कहाँ नींद है बाकी। एक शेर और इसका कहना चाहूँगा। और ये कहा कि पहले कैसे कैसे लोग थे, वो जिंदा लोग थे,
अब वो दिखते नहीं हैं। और बहुत तकलीफ़ से इस शायर को कहना पड़ा, एक शेर, दर्द का शेर है कह लीजिए, कि उठ गए हैं वो लोग जो रहे कभी जिंदा, इस शहर में अब लाश और गिद्ध है बाकी। ये पीड़ा का शेर है, लेकिन मैं उत्साह की बात करना चाहूँगा और अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, समस्त भारतवासियों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप उम्मीद को ज़िंदा रखें, देश के लिए काम करें और भारत की स्वतंत्रता को अब इस रूप में अक्षुण्ण रखना है कि हम कभी भी कमज़ोर अनुभव नहीं करें। भारत का हर एक व्यक्ति जब तक सुखी संपन्न नहीं हो जाता है तब तक हम देश को स्वतंत्र नहीं मान सकते। और एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से कि देश की अब तक कोई भी एक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हो पाई। मैं आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करें। और जिस तरह से भारत में एक राष्ट्रीय ध्वज है, एक राष्ट्रीय चिन्ह है, यहाँ तक राष्ट्रीय पशु पक्षी भी हैं, भारत की एक भाषा नहीं है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा घोषित होनी चाहिए। सर, आप यहाँ आए और अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे दर्शकों को बड़े खूबसूरत संदेश दिया। बहुत ही अच्छी कविताएं कही आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के कवियों और साहित्यकारों का ये महती दायित्व बनता है कि वो हमारे देश के बारे में सोचे और इस परंपरा को कायम रखे जो मैथिली शरण गुप्त की परंपरा है, प्रेमचंद की परंपरा है, नीरज की परंपरा है। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।